नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर द्वितीय विषय मुगल कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति सन 1526 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक इकाई 5 के अंतर्गत सामंती व्यवस्था का समाज पर प्रभाव पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन हो जाने के बाद अब केंद्रीय राज्यों का स्थान सामंती राज्यों ने लेना प्रारंभ कर दिया और विजयनगर साम्राज्य के स्थापित होने तक लगभग संपूर्ण भारत में सामंतवादी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। सामंतवादी व्यवस्था में विशेषकर दो नए वर्गों का उदय हुआ, जिसमें से पहला वर्ग था मालिक का और दूसरा रैयत या मजदूरों का। सामंत लोग मजदूरों और जानवरों में कोई अंतर नहीं समझते थे। ये सामंत हक एवं जिम्मेदारी पर एक जैसा ध्यान नहीं देते थे। जिस हक से वे किसानों से, रैयतों से लगान वसूल करते थे और उसके बदले में वे उनकी देखभाल व हिफाजत करने की जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वे हक के साथ लगान तो लेते थे, लेकिन रैयत की, किसानों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं देते थे। और वास्तव में ये सामंत किसानों का, रैयतों का शोषण करते थे। सामंतवादी व्यवस्था में प्रजा और सम्राट के बीच का संबंध समाप्त हो गया, क्योंकि प्रजा और सम्राट के बीच एक नया वर्ग सामंतों का आ गया होता है। वास्तव में सामंत कुलीन वर्ग के होते थे। ये सामंत रूढ़िवादी तो थे ही, साथ में ये अनुदारवादी के भी थे। उनको किसानों की, प्रजा की सुख दुख से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहता था। और इस सामंतवादी व्यवस्था के कारण समाज में कई तरह की कुप्रथाएं भी प्रवेश कर गई, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा का अत्यंत कष्टमय जीवन। ये सारी कुप्रथाएं समाज में प्रवेश कर गई। ये सामंत लोग राजा के समान भोग विलास में डूबे रहते थे और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। ये सामंत लोग अपने लिए एक से बढ़कर एक प्रासाद का निर्माण किए थे, जिसके साज सज्जा के लिए वो लाखों रुपए खर्च करते थे। ये सामंत विदेशों से कीमती शराब मंगवाते थे, विदेशों से एक से एक कीमती फल मंगवाते थे, जिसके लिए वे हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते थे। और ये सब पैसे गरीब रैयत, मज़दूरों और किसानों का रहता है, जो उन्होंने लगान के रूप में, कर के रूप में उनको देते रहे हैं। सामंत लोग, सामंतों के वस्त्र, भोजन, रहन सहन, जीवन निर्वाह में विलासिता की आभा झलकती थी। मुगल काल में भारतीय राजसभा और सामंतों के जीवन में सबसे अधिक आकर्षक तत्व
भोग विलास की अतुलनीय भावना थी। यद्यपि उनमें दानशीलता, वीरता, विद्या प्रेम आदि के गुण भी थे। मुगलकालीन समाज का प्रमुख आधार सामंतवाद था। मुगल शासक सर्वोच्च शासक था, जिसके नीचे अनेक सामंत जैसे छोटे सामंत, बड़े सामंत, दरबारी सामंत, सैनिक सामंत आदि होते थे। और भी कुछ सामंतों के ही रूप में और भी लोग थे जो उस ज़माने में ज़मींदार थे, जागीरदार थे, सूबेदार थे, मनसबदार थे। ये भी एक तरह से सामंत ही थे, जो राजा को उसके प्रशासन में अपना सहयोग देते थे। और राजा महाराजाओं और बादशाहों द्वारा इस सामंतवादी व्यवस्था को अपनाने का कारण यही था कि अपने देश में, अपने राज्य में प्रशासन उनका सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चले। शुरुआती दौर में यह व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन बाद में यह व्यवस्था आम जनता के लिए अत्यंत ही हानिकारक सिद्ध हुई। ये सामंत वास्तव में छोटे राजा ही थे और अपने आप को पूरी तरह से राजा के रंग में ढाल चुके थे। राजा, नवाबों, बादशाहों की तरह ही जीवन यापन करते थे। विलासिता की हद को पार कर चुके थे। ये सामंत हजारों की संख्या में स्त्रियों और नर्तकियों को रखते थे, जिनकी देखरेख में हजारों रुपया खर्च किया जाता था। स्त्रियों को केवल भोग विलास की वस्तु माना जाता था। वे उपयोग के बाद दासियों का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाती थी। इस तरह से सामंतवाद में स्त्रियों की दशा अत्यंत ही गिर चुकी थी, शोचनीय हो गई थी। ये सामंत लोग अनेक दास दासियां रखते थे और ये भोग विलास का जीवन बड़ी शान शौकत से जीते थे, मद्यपान करते थे, ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। शासन के प्रमुख पद सामंतों को ही प्रदान किए जाते थे। सामंतवाद में यद्यपि विदेशी तत्व थे, परंतु किसी भी को देश से बाहर धन ले जाने की आज्ञा नहीं थी। सामंतों की शोषण की प्रवृत्ति ने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के संबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी। सामंतवादी व्यवस्था में सबसे निचला वर्ग खेतिहर मजदूरों का होता था, जिनको साल भर बेगारी करना पड़ता था और उनको गुजारे के लिए कुछ अनाज दे दिया जाता था। ये खेतिहर मजदूर सामंतों की आज्ञा के बिना अपना गांव तक नहीं छोड़ सकते थे और अपने जीवन की छोटी सी छोटी भी बात के लिए उनको सामंतों से उनका विचार लेना ही पड़ता था और सामंतों के ही हिसाब से वे अपना कार्य करते थे। यद्यपि बड़े सामंत सीधा शासक के अधीन होते थे, लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं रहती थी। सामंतवादी व्यवस्था में सामंतों ने किसी भी तरह से रैयतों, शिल्पकारों, मजदूरों पर अपना ध्यान नहीं दिया। अपनी जिम्मेदारी से वे हमेशा पीछे हटे और ये सामंत उन अधिकारों का भी, उन विशेषाधिकारों का भी प्रयोग करते थे जिनका प्रयोग केवल बादशाह या नवाब लोग किया करते थे। इनकी भोग विलासिता के जीवन के कारण न तो ये कृषि व्यवस्था को ही सुधारने में अपना कोई योगदान दिया, न ही कोई प्रयत्न किए और न ही उस समय विज्ञान और तकनीकी की ओर भी ध्यान दिए, जिसके कारण
मुग़ल काल में कृषि व्यवस्था तो खराब हो ही चुकी थी और साथ ही न कोई उद्योग और न ही कोई कारखाने स्थापित हो पाए। फलस्वरूप लोगों को कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता था और मजबूरी में उन्हें सामंतों के यहाँ जानवर की तरह काम करने पर मजबूर होना पड़ता था। सामंत लोग, मुग़ल काल के सामंत जो थे, उन लोग कभी कभी अगर शाही राजकुमारों के बीच गद्दी के लिए कहीं संघर्ष होता था तो वे किसी एक की तरफ सहयोग देते थे और उसके नाम से वे बादशाह की तख्त पर भी बैठ जाते थे। अर्थात इनका राजनीति में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका हस्तक्षेप होते रहता था। ये सामंत समय समय पर विद्रोह भी कर देते थे क्योंकि इनके पास स्वयं की सेना होती थी, जागीरें होती थी। इसलिए जब वो शक्ति संपन्न हो जाते थे तो वे अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह करने में उतारू हो जाते थे। वास्तव में सामंत सुविधा प्राप्त वर्ग थे जिनको हर प्रकार के विशेषाधिकार मिले हुए थे, जबकि जो रैयत थे, मजदूरों थे, वे विशेषाधिकार से वंचित तो थे ही, उनको किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस तरह से देखा जाए तो मुग़ल काल में सामंत व्यवस्था स्थापित तो रहा, लेकिन शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम समय में और लगभग औरंगज़ेब के शासन के आते तक अपनी सामंती वैभव को नष्ट करते जा रहे थे। कुल मिलाकर 18वीं शताब्दी के आते तक सामंतवादी व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। यद्यपि वो 18वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में हमारे देश में वो विद्यमान रहा। धन्यवाद।